नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड से जुड़े सारे अपडेट भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। स्मार्ट बीटा फंड क्या है और क्या ये लार्ज कैप फंड से बेहतर होते हैं? हम आपको बताएंगे कि क्या सस्ती एनएवी देखकर म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी चाहिए, और 3 साल का लक्ष्य है तो किस फंड में एसआईपी करना होगा फायदेमंद। साथ ही फंड नामा में आज एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी और एबीएसएल टैक्स रिलीफ 96, इन दोनों में से कौन सा फंड है हमारे एक्सपर्ट का फेवरेट। और शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं फिनोलॉजी वेंचर्स के सीईओ प्रांजल कामरा। प्रांजल, आपका स्वागत है शो में। थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आपको और आपके व्यूअर्स को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या खरीद रहे हैं आप धनतेरस पे? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्वाति। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले एक अपडेट आपको हम दे देते हैं। कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि मल्टी कैप को लेकर सेबी का कुछ नियम आया था कि भाई मल्टी कैप में अब फंड मैनेजर अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर पाएंगे एलोकेशन अपने फंड्स का। मतलब उनको मैंडेटरी कम से कम 25-25-25 लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना ही होगा। उसके बाद फंड हाउसेज ने एम्फी के जरिए सेबी में दरख्वास्त की कि इस पे थोड़ा बदलाव किया जाए या फिर नई कैटेगरी लाई जाए। तो सेबी ने उनकी बात सुनी और एक नई कैटेगरी फ्लेक्सी कैप को इंट्रोड्यूस किया गया है बाजार में। और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कई मल्टी कैप फंड शिफ्ट करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। तो उसी खबर पे आगे बढ़ते हुए कोटक मल्टी कैप और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड और पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये 3 मल्टी कैप फंड्स शिफ्ट होंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जहां पर फंड मैनेजर के पास ये सहूलियत होगी कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से लार्ज, मिड या स्मॉल में निवेश करे। तो ये एक अपडेट उन सभी के लिए जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, खासकर इन तीन फंड्स में, स्कीम्स में निवेश अपना रखते हैं। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर विनय भाटिया दिल्ली से। विनय जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरी क्वारी थी कि हम एक ऐसा यहाँ पर इनकी आवाज कट गई है, इनसे हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इनका। शायद ये फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। विनय जी। मैम, मेरी क्वारी है जी। कि मैं एक एसआईपी खोलना चाहता हूँ और 3 साल के लिए। मैंने एक कार लोन लिया है अभी, और जो मैं कार लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो उनको मैं 3 साल में खत्म करना चाहता हूँ। अभी वो 5 साल की हैं, लेकिन मैं उसको 3 साल में खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो अमाउंट मैंने लिखा ही हुआ है उसमें। जी, तो आप ये चाह रहे हैं कि आप एसआईपी करें, निवेश करें और 3 साल बाद उस रकम से पूरा अपना जो लोन है वो चुका दें। हाँ, वो चुका दें। ओके। तो लोन जो है आपका फिलहाल करीब 5.5 लाख के आसपास का है और ये 5 साल का लोन है और ईएमआई जा रही है आपकी 10,420 रुपए, राइट सर? हाँ मैम। ओके, बताएं लोन चुकाने के लिए प्रांजल एसआईपी का रास्ता लेना, पहली बात कि ये क्या सही अप्रोच है? राइट। यूजुअली अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट वाला सिनारियो होता तो मैं कहता कि नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। लेकिन आजकल क्योंकि इतना लो इंटरेस्ट रेट सिनारियो है, तो हाँ, आप कई केसेस में, जैसे इस केस में मुझे लग रहा है कि 7-7.5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है। तो अगर 7-7.5% पे पैसा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है, जैसे इस केस में 5 सालों के लिए मिला है, और क्या मैं रीजनेबली ये उम्मीद कर सकता हूं कि मैं म्यूचुअल फंड में 7-7.5% से ज्यादा का रिटर्न ले आऊंगा 5 सालों के समय में? तो आजकल ऐसा मुमकिन है। तो पिछले 6 महीनों में दुनिया बदल गई है, सिनारियोज बदल गए हैं, इस कारण ये अब वैलिड लगने लगा है।
अभी भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपका किसी और तरह का लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन होम लोन सस्ता मिलने लगा है, इनके केस में इनको लोन जो मिला है वो 7-7.5% में मिला है, तो ये ऐसा सोच सकते हैं। और जैसी इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर ये 5,000 5,500 रुपए महीना हर साल एक सेफ डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप, अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में लगाएं, तो पराग पार एक लॉन्ग टर्म फंड में ये पैसे डाल सकते हैं। और उस स्थिति में इनके पास 3 साल बाद एक ऐसा अमाउंट खड़ा हो जाएगा जिससे ये लगभग अपना लोन पे ऑफ कर पाएंगे। तो पराग पार एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 5,500 रुपए महीने के आसपास निवेश शुरू कर सकते हैं। जी इतने पैसे एसआईपी कर पाएंगे? उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो फिर आपको फंड का नाम भी बता दिया गया और कितनी रकम की एसआईपी करनी है ये भी बता दी गई है। तो आपको बस करना ही है कि निवेश शुरू करना है। ठीक है, चल अगला सवाल लेते हैं। प्राज्वल दीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। प्राज्वल नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ मेरा क्वेश्चन था जी, स्मार्ट बीटा फंड लार्ज कैप फंड से कैसे अच्छा है और डिफरेंस दोनों में अंतर क्या है? आपको ये स्मार्ट बीटा फंड के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? ये मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में 16 अक्टूबर को एक आर्टिकल निकला था। ओके, अच्छा प्राज्वल से हमारी पहले भी बात हो चुकी है एक बार। ये 20 साल के हैं और ये इन्होंने 50 कितने फंड है आपके, कितने फंड थे आपके पोर्टफोलियो में? उस समय 50 से इस समय 32 पे अराउंड में। अच्छा, अब हमने 50 से 32 पे उसको ले आया है। ओके, और आप नई चीज़ फिर भी तलाश रहे हैं, स्मार्ट बीटा फंड। बताइए प्रांजल, ये टर्म अमूमन निवेशक म्यूचुअल फंड के उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है अभी तक। राइट, तो स्पेसिफिकली पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत एक नया कंसेप्ट है भारत में, इसलिए ज्यादा लोगों ने सुना नहीं है। और ये एक तरह का खिचड़ी है एक्टिव फंड और इंडेक्स फंड के बीच में। इंडेक्स फंड में होता ये है कि जो वेट सेंसेक्स में है, जिन स्टॉक्स का है, उसको सीधा सीधा कॉपी कर लिया जाता है। एक्टिव फंड में ये होता है कि नहीं, फंड मैनेजर को जो शेयर पसंद आ रहा है वो उसमें लगाता है। ये उसकी बीच की खिचड़ी है कि भाई हम फॉलो तो करेंगे चलो सेंसेक्स को, अगर वो सेंसेक्स वाला स्मार्ट बीटा फंड है, लेकिन हम या तो वेटेज हमारे हिसाब से बदल देंगे, हम सेंसेक्स के वेटेज को नहीं मानेंगे, हम रिलायंस में भी 5% डालेंगे, इन्फोसिस में भी 5% डालेंगे। तो ये दोनों के बीच की खिचड़ी है जिसमें कुछ फॉर्मूला के थ्रू या कोई एक फिक्स्ड मेथड जो पहले से बना लिया जाता है कि ये फंड हर शेयर में 5-5% पैसा डालेगा, ऐसा कोई ना कोई फॉर्मूला ढूंढ के ये समझा जाता है, ये कोशिश की जाती है कि शायद हम इंडेक्स को बीट कर ले। तो ये खिचड़ी है, बड़ा नया कंसेप्ट है। मेरे हिसाब से तो अभी ट्राई नहीं करना चाहिए, बहुत नया है, थोड़ा देखना चाहिए। और मुझे बहुत ज्यादा वायबिलिटी भी समझ में नहीं आती। अगर आपको चाहिए कि मेरे को इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो कोई अच्छा एक्टिव फंड ले लीजिए। अगर आजकल एक्टिव फंड के एक्सपेंस रेशो भी तेजी से कम हो रहे हैं, और अगर आप इंडेक्स के रिटर्न से खुश हैं तो इंडेक्स फंड ले लीजिए। ये खिचड़ी वाली चीजें मुझे पसंद नहीं आती। प्राज्वल, आप हैं हमारे साथ? हाँ, मुझे एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और थे मेरे। अच्छा, पहले तो ये बात कि आप ना अभी जो आपको पहले 32 फंड से और कम करने की जरूरत है, ठीक है, हमने आपको उस वक्त भी गाइड किया होगा, आई एम श्योर। मैंने हर सेक्टर वाइज मैंने डिवाइड करके मैंने इसको 32 में कन्वर्ट किया है। देखिए 32 मुझे लगता है आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और ओवरलैपिंग भी बहुत ज्यादा हो रही होगी आपके पूरे पोर्टफोलियो में। तो एक बार रीचेक करने की ज़रूरत है और अभी उतनों को मैनेज करें। नया कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा वक्त दीजिए पहले कि कैसा ये करता है आगे चल के। अभी तुरंत इसमें कूदने की, अच्छी बात है कि आप जानकारी ले रहे हैं और चाहते हैं इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अभी इस पर एक्ट ना करें, इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी सलाह प्रांजल की। ठीक है, मेरे 2 क्वेश्चन और थे जी। हाँ, एक मल्टी कैप फंड में जो नए सेबी के रूल्स है 25% वाले, हाँ जी, मिड स्मॉल और लार्ज का, तो उससे मल्टी कैप में रिस्क कितना बढ़ जाएगा? मतलब जैसे हाई रिस्क वाले फंड फिर किस उसमें चले जाएंगे? हाई रिस्क मल्टी कैप फंड। ठीक है, और दूसरा सवाल? और दूसरा था देखो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले क्या हमें टेक्निकल डेरिवेशंस देखने चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा, शार्पे रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो? ओके,
दो सवाल है, मल्टी कैप में क्या रिस्क बढ़ जाएगा प्रांजल? रिस्क तो बढ़ेगा अगर उसमें मैंडेटरी 25% मिनिमम मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर होगा तो। जी, ज्यादातर फंड्स में डेफिनेटली रिस्क बढ़ेगा। कुछ ऐसे फंड हो सकते हैं जिन्होंने इस मैंडेट, इस रूल चेंज के पहले ही हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप में 50% से ज्यादा डाला हुआ था, तो उन्हें नीचे आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इन जनरल रिस्क बढ़ने वाला है। और अब जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आ गई है, आपने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि कई सारे फंड्स ने ऑलरेडी वो शिफ्ट होंगे, ये अनाउंस कर दिया है। तो अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी विल बी द न्यू मल्टी कैप, और अब मेरी फेवरेट कैटेगरी तो वो होगी। और ये जो जितने भी टेक्निकल रेशियोज होते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल रेशियोज की बात की जाती है, और ये अल्फा बीटा और बाकी तमाम तरह के रेशियो, एक रिटेल निवेशक को क्या उसको देखना चाहिए कोई फंड सिलेक्शन के पहले? मेरा सजेशन तो ये रहेगा, पर्सनली ना मैं देखता हूं, ना हमारी फर्म में ये सब देखा जाता है, और ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें मेजर फैक्टर ये है कि ये सब बैकवर्ड लुकिंग रेशोज हैं। पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको आज का प्रेजेंट बताया जा रहा है। और इन्वेस्टिंग चाहे म्यूचुअल फंड में हो चाहे स्टॉक्स में हो, इट्स ऑल अबाउट कि आप फ्यूचर को देखें, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें। तो नहीं, मैं तो बहुत बड़ा फैन नहीं हूं ये सारे टेक्निकल रेशियोज को देखने का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। महेश बचाव जी सूरत से हमारे साथ हैं। महेश जी। जी, आपका निवेश चल रहा है 5,000 रुपए की SIP और PPF में हर महीने 3,000 रुपए, राइट सर? हाँ मैडम, वो नेक्स्ट मंथ में करने वाला हूँ मैडम। एक्चुअली 3 SIP मेरी ऑलरेडी चल रही है। हाँ जी। म्यूचुअल फंड में, पारित लॉन्ग टर्म में, हाँ, और एक स्मॉल कैप में मैडम। राइट। और जो आपका लक्ष्य है वो 15 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 लाख, नया घर खरीदना चाहते हैं 50 लाख उसके लिए 15 साल में, 25 साल में वर्ल्ड टूर पे आप जाना चाहते हैं उसके लिए 2 करोड़, और रिटायरमेंट कॉर्पस 2 से 3 करोड़। गोल अचीव हो पाएंगे या नहीं, ये पहला सवाल, राइट सर? हाँ मैडम। प्रांजल। अच्छी बात यह है कि फंड सिलेक्शन इनका बहुत अच्छा है। मेरे काफी सारे फेवरेट फंड्स हैं, लेकिन जैसे इनके गोल हैं उस हिसाब से इनको मंथली अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 या 4 हजार रुपए महीना इनको हर महीने बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ये अपने गोल के नजदीक हर साल, लेकिन हर महीना बोल रहे हैं आप? हर महीना। अच्छा जी, ओके। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रांजल कामरा। अगला सवाल पहले सवाल का ही कंटिन्यूएशन है एक्चुअली। महेश जी का एक सवाल ये भी था कि घर वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें कैसे बताया जाए पूरे निवेश के बारे में, ताकि कल को कुछ भगवान न करे कुछ हो जाए तो उन्हें एटलीस्ट जानकारी रहे कि कैसे इस पूरे पैसों को उन्हें वापस लेना है, निकालना है निवेश में से। बहुत अच्छा सवाल है। ये अच्छी बात है कि इस तरफ ये सोचते हैं। तो पहली चीज तो हमेशा, हालांकि नॉमिनी भरना ऑप्शनल होता है और ऐसा नहीं है। एक सवाल ये भी होता है कि अगर नॉमिनी नहीं भरा तो मेरे घर वालों को पैसा मिलेगा कि नहीं? जी। तो मिलेगा फिर भी, लेकिन उस चक्कर में प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नॉमिनी नहीं भी भरा है, पैसा मिलेगा, लेकिन अगर नॉमिनी भर के रखेंगे तो आपके घर वालों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि जो आपने उनके लिए पैसा जमा किया है वो आपको आसानी से मिल जाए। तो आपके बैंक अकाउंट्स हो, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हो, डीमैट अकाउंट हो, कुछ भी हो, अगर आपने अकाउंट खोलते समय नॉमिनी नहीं भरा है तो अपने परिवार वाले को एज नॉमिनी जरूर जाके उसको एडिट करवा लीजिए। ये सारे अकाउंट एडिट हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि आप अगर आप फिजिकल, आपके इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो या तो एक फिजिकल फाइल रखिए या एक ऑनलाइन फाइल रखिए जिसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए, जिसमें घर वालों के लिए सारी जानकारियां हो कि कहाँ कहाँ आप, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इतने सालों में किसी की 20-30 साल की अर्निंग लाइफ में इतनी तरह तरह के इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं कि घर वालों को तो क्या, कई बार खुद को भी याद नहीं रहता। तो सारी चीजें का डॉक्यूमेंट या तो डिजिटली या फिजिकली अच्छे से स्टोर करके रखिए और घर में 1 या 2 लोगों को बता के रखिए कि यहाँ ये फाइल है, इसमें सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं और हर एक को रिडीम करने का प्रोसेस क्या है, अगर वो भी लिख देंगे, या कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट ब्रांच कौन सी है वो भी लिख के रखेंगे और इसकी एक फाइल बना के रखेंगे तो सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सब जानकारी परिवार के 1-2 सदस्यों को जरूर होनी चाहिए। चलिए अब हम क्विकली रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ।
और आज जो 2 फंड्स हमने चुने हैं वो है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। दोनों इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। एक पहली वाली जो है वो 96 में लॉन्च हुई थी, दूसरी वाली जो है 2009 में, तो उम्र का काफ़ी फ़र्क है दोनों में। बताएं आप किस बेसिस पे एक को अपना फेवरेट बताएंगे? ऐसा एक क्लियर आंसर मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आदित्य बिरला की जो 96 स्कीम है वो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्कीम्स है, सबसे लेजेंडरी स्कीम्स में से एक है अपनी कैटेगरी की। लगभग 25 साल पहले लॉन्च हुई थी और कंसिस्टेंटली कई सालों तक इसने अपनी कैटेगरी को लीड भी किया है, तो काफी लोगों को ये स्कीम बहुत पसंद भी है। लेकिन एक डाउनसाइड है, डाउनसाइड बुरे समय में डाउनसाइड है, अच्छे समय में अपसाइड है कि अपनी कैटेगरी में ELSS स्कीम्स जो यूजुअली होती हैं वो थोड़ा सेफ प्ले करती हैं, क्योंकि इसमें लॉक इन होता है। तो अगर मार्केट में बहुत तेज उतार चढ़ाव आ जाए तो इन्वेस्टर्स के पास ये फ्रीडम नहीं होती कि वो अपना या तो प्रॉफिट बुक कर लें या लॉस कट कर लें, जिसके कारण फंड हाउसेस इसमें थोड़ा सेफ चलते हैं और ज्यादातर अपना निवेश लार्ज कैप्स, ब्लू चिप्स में रखते हैं। लेकिन आदित्य बिरला की ये 96 स्कीम एक ऐसी है टैक्स सेविंग कैटेगरी में जिसने हमेशा अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाली स्कीम्स में से एक है, और इसका ज्यादातर निवेश मिड कैप कैटेगरी में होता है। तो इसे ये थोड़ा रिस्की बनाता है बाकियों के मुकाबले, एक्सेस ब्लू चिप के मुकाबले भी, लेकिन उसी चक्कर में थोड़ा अलग बनाता है। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि टैक्स सेव भी करना चाहता है, लेकिन टैक्स सेव करना चाहता है मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करके, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं ही नहीं। उस केस में ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर हम थोड़ी देर के लिए 80C को भूल जाएं और भूल जाएं कि ये दोनों टैक्स सेवर फंड्स हैं, तो ये इन्वेस्टर बताए, खुद से पूछे कि वो एक ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम में निवेश करना चाहेगा या मिड कैप ओरिएंटेड स्कीम में। दोनों स्कीम्स ही अच्छी हैं। एक को मान लीजिए मिड कैप टैक्स सेविंग की स्कीम, एक को मान लीजिए लार्ज कैप टैक्स सेविंग स्कीम, और अब चुनिए। क्विकली एक सवाल और, क्या आदित्य बिरला सन लाइफ 96 जो है वो शुरुआत से ही मिड कैप ओरिएंटेड रहा है? स्वाति, एटलीस्ट जब से मैं ट्रैक कर रहा हूं पिछले 6-7 सालों से, तो ऐसे ही दिखता है कि हाँ, इनका हमेशा से पिछले 6-7 सालों में तो मिड कैप में ही वेटेज ज्यादा रहा है। Alright. तो इतना लंबा टाइम हो गया है तो मान सकते हैं कि यही इनका ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, मिड कैप ओरिएंटेड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि दोनों में से आपको कौन सा चुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आपके सवालों के जवाब हम देना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने सवाल हमें भेजिए। सवाल कहाँ भेजना है ये सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर आपके सामने। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपसे बात कर सकें। सवाल के साथ साथ कभी कभी अपना फीडबैक भी हमसे शेयर कर लिया करें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।